तो कल हमने जो बात पढ़ी थी वो एक तो सामान्य परिचय पढ़ा था। सामान्य परिचय में क्या पढ़ा था हमने? यही पढ़ा था कि जो वायु पुराण है, वायु पुराण के अंदर अपने कुछ जानकारी मिलती है, या एक भरत नाम का राजा हुआ, उसके नाम पे इससे भूखंड का नाम क्या पड़ा? भारत नाम पड़ा। जम्बू द्वीप पर स्थित है। जम्बू द्वीप के कौन से भाग पर स्थित है भारत? दक्षिणी भाग पर स्थित है। आर्य लोगों के रहने के कारण आर्यवर्त कहलाया। ग्रीक लोगों ने सिंधु नदी को इंडस नदी कहा, इसलिए इंडिया नाम पड़ा। और फारसी लोगों ने इस सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा, इसलिए इसके आसपास का क्षेत्र हिंदुस्तान कहलाया। फिर हमने थोड़ी स्थिति की बात की, अक्षांश की बात की, तब हमने देखा कि ग्लोब के ऊपर इस प्रकार से दो भागों में बांटने हेतु एक रेखा खींची गई, जिसे भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइन या 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से इसे जानते हैं। ये ग्लोब को दो भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अक्षांश उत्तर के अंदर 90 है, दक्षिण के अंदर भी 90 है, और कुल अक्षांशों की बात करें तो 181 है। लेकिन अक्षांश रेखाओं की बात करें तो ये 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ को छोड़ दें, क्योंकि ये पॉइंट के रूप में है, रेखा के रूप में नहीं है। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 179 है। फिर हमने कर्क रेखा की बात की, हमने आर्कटिक वर्त की बात की, हमने मकर रेखा की बात की, हमने अंटार्कटिक वर्त की बात की। दो अक्षांश रेखाओं के बीच का क्षेत्र कटिबंध, जोन या बेल्ट कहलाता है। सभी अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है। दूरी होती कितनी है? 111 किलोमीटर होती है। ये बातें हमने कल कर ली थी। इन अक्षांश रेखाओं का क्या फायदा हुआ खींचने का? इन अक्षांश रेखाओं का खींचने का फायदा ये रहा कि अक्षांश रेखा से हमें ये पता चल गया कि इससे उत्तर का अगर कोई भाग है, कोई उत्तर में रहता है, तो वो सिर्फ उत्तर के अंदर के बारे में हमें जानकारी रखनी है। कोई व्यक्ति अगर दक्षिण में निवास कर रहा है तो हमें पता है कि हमें सिर्फ इस 0 डिग्री रेखा से या भूमध्य रेखा से दक्षिण के अंदर उसके बारे में पता करना है। तो पृथ्वी का अध्ययन क्या हो गया? आसान हो गया। मान लो उदाहरण के रूप में कोई ए नाम का व्यक्ति है, वो कहता है कि मैं उत्तरी गोलार्ध के अंदर हूं, और उसका जो बी व्यक्ति है वो इसे ढूंढने का प्रयास करता है। जब ये रेखा नहीं थी तब वो कहां ढूंढेगा? पूरी पृथ्वी पे ढूंढेगा, पता नहीं पृथ्वी पे कहां पे है। अब उसे बोल दिया कि उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में ढूंढने का प्रयास करेगा। अगर उसे ये बोल दिया जाए कि जो ए है वो 23.5 डिग्री रेखा पे है, तो उत्तरी गोलार्ध की 23.5 डिग्री रेखा पे, तो उत्तरी गोलार्ध की 23.5 डिग्री रेखा के ऊपर सर्च करेगा। अब उत्तरी गोलार्ध के अंदर 23.5 डिग्री रेखा, तो पृथ्वी तो गोल है। इस पे इस प्रकार से तो इस लाइन के ऊपर अपने को क्या पूरे घूमना पड़ेगा। लेकिन इस समस्या से निजात पाने के लिए, इसमें और सुधार करने के लिए किसका निर्माण किया गया? देशांतर रेखाओं का निर्माण किया गया। देशांतर रेखाएं कैसी होती है? लंबवत होती है, खड़ी रेखा होती है। जैसे यहां एक देशांतर रेखा है जिसे हम नाम देते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब इस रेखा का फायदा क्या है? इस रेखा का फायदा है कि इससे इधर वाला जो भाग है, ये सारा भाग, ये पश्चिमी गोलार्ध है, और इस रेखा से इधर वाला जो सारा भाग है, ये कौन सा गोलार्ध है? पूर्वी गोलार्ध है। अब ये जो ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति अपने मित्र को कह दे कि मैं उत्तरी गोलार्ध के अंदर 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में स्थित हूं, तो अब वो इस कर्क रेखा के ऊपर इधर ढूंढने की बजाय किधर ढूंढेगा? इधर ढूंढेगा। और फिर वो ये कह दे कि मैं 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पे खड़ा हूं, तो वो व्यक्ति डायरेक्ट सीधा जाएगा कि कर्क रेखा के ऊपर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जहां मिल रही है उस स्थान पर मेरा दोस्त खड़ा है। या जैसे मान लो कि अधिगम क्लासेज है, अब कोई कह दे कि ये घड़साना है, इस घड़साना के अंदर अधिगम क्लासेज है, कहां ढूंढे अधिगम क्लासेज? कोई कह दे कि कुंपली चौक, ठीक है ये कुंपली चौक है इधर, इसका अक्षांश क्या है, इसका देशांतर क्या है? दो चीजों से पता चलेगा, एक अक्षांश से और एक देशांतर से। मोबाइल है आप सभी के पास में ना, गूगल मैप चलाते हो आप लोग? लोकेशन निकालो अपनी, लोकेशन क्या है अपनी?
देखते हैं, निकाल लो कोई मोबाइल एक, देखो उसके अंदर लोकेशन देखो, आप भी देखो, सिखाते हैं आपको कुछ किस प्रकार से काम करता है ये सिस्टम। ये सारा भूगोल का ही सिस्टम है। ये अपनी लोकेशन है इसमें। अब इसमें अभी तक कुछ नहीं दिखा रहा, ये बता रहा है कि हम इस स्थान पे। अब मान लो हमें अपनी जो लोकेशन है वो किसी व्यक्ति को भेजनी है कि आप यहाँ पे आ जाओ, तो किस आधार पे आएगा? अपने जैसे इसको क्लिक करते हैं ना, तो ये देखो ऊपर नंबर आ गया लिखा हुआ 29 डिग्री 2 मिनट, आगे उसके बाद में पॉइंट के अंदर है, उसके बाद में आगे जो लिखा हुआ है वो देशांतर है 73 डिग्री 06 मिनट। तो अधिगम क्लासेज की लोकेशन क्या हो गई भाई? अधिगम क्लासेज की लोकेशन हो गई कि 29 डिग्री 2 मिनट, तो क्या इसका अक्षांश है, और 73 डिग्री 06 मिनट इसका क्या है? देशांतर है। जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही है वो अपनी क्या है? प्रॉपर लोकेशन है। अगर आप किसी को ये कह दो कि मैं 29 डिग्री 2 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर हूं, तो ये तो रेखा यहां से लेकर के इस पृथ्वी के चारों ओर है, वो कहां कहां घूमेगा, कहां कहां ढूंढेगा आपको? ऐसे तो मिलेगा ही नहीं। अगर आप उसे ये बता दो कि 29 डिग्री 2 मिनट तो अक्षांश रेखा है उत्तरी गोलार्ध की, और 73 डिग्री 6 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है, जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, उस स्थान पे मैं पढ़ रहा हूं। तो अक्षांश और देशांतर रेखा का काम क्या है? अक्षांश और देशांतर रेखा का काम है स्थिति की निर्धारण में ये दोनों क्या आते हैं? काम आते हैं। स्थिति विस्तार निर्धारण के अंदर इन दोनों का योगदान रहता है। तो ये जो बात है ये कुछ ना कुछ समझ में आई होगी आप लोगों के। तो आज हम पढ़ेंगे देशांतर रेखा। अक्षांश रेखा पढ़ ली थी हमने कल, आज देशांतर रेखा शुरू करते हैं। अभी भी बात समझ में नहीं आई तो मैं वापस रिपीट कर दूं। आगे समझ में सभी गए? लिखो फिर आगे, देशांतर रेखा। लिखो वे देशांतर रेखा। ऐसा कोई विद्यार्थी है जो आज ही बैठा है क्लास में, कल नहीं लगाई जिसने क्लास? तो कल वाली क्लास YouTube पे पढ़ी है, आप देख लेना, फिर आगे अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगा। देशांतर रेखा ग्लोब पर खींची जाने वाली वे काल्पनिक रेखा जो समान दूरी पर लंबवत खींची जाए देशांतर रेखा कहलाती है। हमने क्षैतिज का पढ़ा था। क्षैतिज होती है अक्षांश रेखा, ये क्षैतिज है, आड़ी है, और जो समान दूरी पर इस प्रकार से खींची जाए ये लंबवत है। इसे बोलते हैं अपने देशांतर रेखा। इसे देशांतर रेखा कहा जाता है। और जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, यह ग्लोब को 2 भागों में बांटती है। एक तो है पश्चिमी गोलार्ध, और दूसरा कौन सा गोलार्ध है?
पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। और भारत कौन से गोलार्ध में है? भारत है पूर्वी गोलार्ध में। ये भारत, तो देशांतरीय दृष्टि से भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ऐसा आप बना सकते हो। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं देशांतर की संख्या की। देशांतर या देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? संख्या 360। 360 ही क्यों है? 180 क्यों नहीं है? है कोई जवाब? जवाब यह है कि लगभग हम कह सकते हैं कि पृथ्वी कैसी है? वर्ताकार है। कैसी मान सकते हैं? अपने वर्ताकार मान सकते हैं। और एक वर्त के अंदर कोण कितने होते हैं? 360 होते हैं। इसी आधार पर 1 डिग्री के अंतर पर कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? 360 है। या हमसे ऐसे पूछ ले बाई चांस हमें गुमराह करने के लिए कि बताइए देशांतरों की संख्या कितनी है? पृथ्वी पर देशांतरों की संख्या कितनी है? तो हालांकि पृथ्वी पर कोई देशांतर नाम की चीज नहीं है, सिर्फ कल्पना की गई है। ग्लोब पे हमने बना रखा है। पृथ्वी पर अगर आप जाके देखोगे, इधर आसपास देख लेना, जो हमने अभी लिखा था कि 23 डिग्री 3 मिनट, नहीं कितना था? 23 डिग्री 3 मिनट नहीं था, वो था, एक तो था 73 डिग्री 6 मिनट और एक था 30 डिग्री 29 डिग्री 3 मिनट। 2 मिनट था क्या? हाँ 2 मिनट। तो यहाँ पे देखो बाहर जाके कोई आपको ऐसी रेखा लग रही है? कहीं दिखाई दे रही है बाहर कोचिंग के कि ये रेखा है, ये 29 डिग्री 2 मिनट है, या ये 73 डिग्री 6 मिनट है? कोई रेखा नहीं है। सिर्फ क्या की गई है? ग्लोब के ऊपर कल्पना की गई है। और ये जो देशांतर और अक्षांश रेखाएं हैं, 360 है या 181 है, ये सब कल्पना है। वास्तव में ऐसी कोई रेखा नहीं है पृथ्वी के ऊपर। और ये हमने इस आधार पे कल्पना कर रखी है कि एक डिग्री के अंतर पर 360 है। हम 1 डिग्री का अंतर न लेकर के आधे डिग्री का अंतर लेंगे तो 360 का दुगना हो जाएगा, चौथाई लेंगे तो 4 गुना हो जाएगा। तो पृथ्वी पर देशांतरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन आए 360, 90, 361, अनंत। तो अनंत है। कितनी रेखा खींच लो, 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट है, 60 मिनट की, हर 1 मिनट की एक रेखा खींच लो। 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड है, हर 1 सेकंड की रेखा खींच लो। जितनी मर्जी रेखाएं बना लो। तो वैसे तो ये क्या है? अनंत है। लेकिन 1 डिग्री के अंतर पर इनकी संख्या कितनी है? 360 है। हमसे बेसिक ये पूछा जाता है तो हमारा उत्तर यही होता है कि 360 है। अब चलो एक बात तो हमने ये देख ली थी कि भूमध्य रेखा तो भूमि के मध्य में है, इससे आधा भाग भूमि का ऊपर है और आधा भाग इससे भूमि का नीचे है, इसलिए भूमध्य रेखा है। इसके निर्धारण में कोई संशय नहीं है। अपने को बोल दे कि इस बोर्ड को 2 भागों में बांट दो, आधा ऊपर होना चाहिए, आधा नीचा होना चाहिए, बांट देंगे, बीच में एक लाइन बना देंगे। लेकिन हमें बोल दे कि ये फुटबॉल है और इस फुटबॉल के बीच में ऐसी लाइन बना दो इधर, और इस फुटबॉल को 2 भागों में बांट दो, या इस ग्लोब के ऊपर एक ऐसी रेखा बना दो कि जो इस प्रकार से क्या है, इस ग्लोब को 2 भागों में बांट दे। तो कहां बनाओगे? आपको फुटबॉल दे दी कि इस फुटबॉल को समान 2 भागों में ऐसे लंबवत काटना है, तो कहां से काटोगे?
ये ग्लोब है, ये ग्लोब मैं आपको दे दूं, इस पे कोई रेखा नहीं है, मैं इस पे कहता हूं कि आप 0 डिग्री देशांतर रेखा बना दो, तो आप कहां से निर्धारण करोगे उसका? कोई तरीका है क्या निर्धारण करने का? कोई तरीका नहीं है। इसको कहीं से निर्धारित कर लो, ऐसे निर्धारित करेंगे, कहीं से काट लो, यहां से काटोगे तो भी दो समान भाग होंगे, यहां से काटोगे तो भी दो समान भाग होंगे, यहां से काटोगे तो भी दो समान भाग होंगे। लेकिन अपने को पता है कि गांव के अंदर किसकी चलती है? जिसके पास में पैसा होता है। शहर में किसकी चलती है? जिसके पास पैसा होता है, पावर होती है, उसकी चलती है। तो देशांतर 0 डिग्री देशांतर का निर्धारण करने के लिए एक मीटिंग बुलाएगी, एक बैठक बुलाएगी 22 अक्टूबर 1884 को। कब हुई ये बैठक? 22 अक्टूबर 1884 को वाशिंगटन डीसी के अंदर, वाशिंगटन डीसी के अंदर एक बैठक बुलाई जाती है, जिसमें विश्व के सारे देश भाग लेते हैं। और उस समय एक शक्तिशाली देश होता है, उस देश का नाम क्या है? 1884 के आसपास सबसे शक्तिशाली देश कौन सा था विश्व का? इंग्लैंड था या ब्रिटेन था या यूएसए था? रूस, सोवियत संघ, नाम सुने होंगे ये। इनमें से कौन सा देश सबसे ज्यादा मजबूत था उस समय? ब्रिटेन। कौन सा देश सबसे ज्यादा मजबूत था? ब्रिटेन। क्योंकि ब्रिटेन ने इतने देशों के ऊपर कब्जा कर रखा था, ब्रिटेन ये बात बोलता था कि मेरे साम्राज्य के अंदर कभी सूर्य अस्त नहीं होता। क्योंकि ब्रिटेन का इधर भारत पे अधिकार, इधर अपने जाएं तो ब्रिटेन ने तो यहां तक पहले अमेरिका पे भी अधिकार कर रखा था, इधर ब्राजील वगैरह वगैरह पर, इस साइड में पुर्तगालियों का इनका अधिकार था। अमेरिका, ये अफ्रीका, इस अफ्रीका को 4 भागों में बांट रखा था। ये क्षेत्र थे, अफगानिस्तान का क्षेत्र था, यहाँ पर यानी कि ऐसे बहुत सारे ये द्वीप थे, इन द्वीपों के ऊपर इंग्लैंड ब्रिटेन का अधिकार था। तो वहां कभी सूर्यास्त होता ही नहीं, यहां अस्त होता तो यहां उदय हो जाता, यहां अस्त होता तो यहां उदय हो जाता। इसलिए सबसे शक्तिशाली देश कौन था? ब्रिटेन। अब ब्रिटेन ने सोचा कि रेखा का निर्धारण ही हो रहा है, तो क्यों न रेखा का निर्धारण मेरे हिसाब से अपनी चल रही है तो अपने बिल्कुल चलाएंगे। और उन्होंने क्या किया कि इस 0 डिग्री देशांतर रेखा का जो निर्धारण है, इंग्लैंड लंदन के पास में एक प्रयोगशाला है, ग्रीनविच प्रयोगशाला या ग्रीनविच शहर है, उसके अंदर एक प्रयोगशाला, उस समय जो उसका नाम था रॉयल खगोल शास्त्री प्रयोगशाला के नाम से उसे जानते थे, उसके ऊपर से इस रेखा को गुजारा गया। इसीलिए इस देशांतर रेखा का एक नाम और पड़ गया, ग्रीनविच रेखा। क्या नाम पड़ गया? ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस रेखा का निर्धारण 22 अक्टूबर 1894 को इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर के अंदर स्थित रॉयल खगोल शास्त्र प्रयोगशाला के ऊपर से गुजरने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? ग्रीनविच रेखा। काम क्या आती है ये रेखा? काम ये आती है समय निर्धारण में। अब मान लो ये उस समय की बात है, आज जब हम पढ़ते हैं तब हमसे अगर पूछा जाए कि विश्व का समय निर्धारण कहां से होता है, तब हमारा उत्तर क्या होता है? हमारा उत्तर ये होता है कि इंग्लैंड के अंदर ग्रीनविच शहर से एक रेखा गुजरती है जिसे 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच रेखा बोलते हैं।
इंग्लैंड के, इंग्लैंड के, लंदन में स्थित ग्रीनविच रॉयल, ग्रीनविच रॉयल खगोलशाला से स्थिति का निर्धारण किया गया। कब से 0 डिग्री देशांतर रेखा अपने लंदन के ग्रीनविच प्रयोगशाला से गुजर रही है? 22 अक्टूबर 1884 से। इससे पहले विश्व के अंदर कोई भी देशांतर रेखा नहीं थी, 0 डिग्री देशांतर रेखा नाम से कोई रेखा नहीं थी जिसे संपूर्ण विश्व माने। अब इसके बाद की कहानी क्या है? इसके बाद की कहानी हम देखते हैं। जैसे भूमध्य रेखा में क्या था, अपने अक्षांश रेखा में हमने देखा था कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी थी? भूमध्य रेखा। और सबसे छोटी अक्षांश रेखाएं कौन सी थी? 90 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश रेखा थी नहीं, किस रूप में थे? बिंदु के रूप में थे। क्या ऐसा यहां पर होगा क्या? तो पहली बात तो ये कि यहां पर जो भी देशांतर है वो रेखा के रूप में है। जितने भी देशांतर है वो किस रूप में है? रेखा के रूप में ही। अगर ये 0 डिग्री है तो इससे इधर तो है पश्चिम गोलार्ध, इधर कौन सा गोलार्ध है? पूर्वी गोलार्ध। और 1 से लेकर के 180 तक इधर आते हैं। ये जो सबसे बाहर की रेखा ये कौन सी है? 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। और इस 0 डिग्री से इधर की ओर आते हैं तो सबसे बाहर की रेखा कौन सी है? 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये सारी की सारी रेखाएं, बिंदु नहीं, सारी की सारी रेखाएं हैं। और कुल रेखाएं कितनी है देशांतर की? 360। कैसे है? 180 प्लस 180, 180 तो ये हो गई और 180 वो हो गई और एक ये हो गई 0 डिग्री वाली। तो कितनी होगी? कितनी होनी चाहिए? 361 होनी चाहिए। लेकिन संख्या कितनी लिख रखी है? 360 लिख रखी है। ऐसा कैसे है फिर? भाई अक्षांश रेखा में भी तो यही बात की थी कि 90 प्लस 90 और एक 0 डिग्री वाली कितनी हो गई थी? 181 हो गई थी। लेकिन यहां कितनी है? 360 लिख रखा है। 361 जब जोड़ रहे हैं तो कितनी आ रही है? 361 आ रही है। लेकिन है कितनी? 360। ऐसा इसलिए है कि जैसे मान लो ये पृथ्वी का रूप है और इस पृथ्वी के रूप को जब हम कागज पे बनाते हैं तो वो क्या बनता है? मैप बनता है। जैसे मान लो ये मैप है, ये पृथ्वी है, ये इस प्रकार से ऐसे, ये 0 डिग्री देशांतर है, ये 180 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये 180 डिग्री क्या है? पश्चिमी देशांतर है। क्या वास्तव में पृथ्वी ऐसे है क्या? ऐसे तो नहीं है। पृथ्वी तो कैसी है? पृथ्वी तो गोल है, इसकी तरह, ग्लोब की तरह। तो अब जब इनको इस प्रकार से मिलाते, इस प्रकार से इनको मिलाएंगे तो ये 180 डिग्री पश्चिमी और ये 180 डिग्री पूर्वी, इन दोनों को आपस में ऐसे मिलाते हैं तो 180 डिग्री पश्चिमी और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा दोनों एक ही होती है, अलग अलग रेखा नहीं है। जैसे इस ग्लोब के अंदर अपने देखें तो ऐसा ही इस ग्लोब के अंदर है कि इस ग्लोब के अंदर ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये जो लाइन इस प्रकार से खींची हुई है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इस 0 डिग्री देशांतर से इधर जाएंगे तो इधर पूर्वी गोलार्ध है, पूर्वी देशांतर है। इस 0 डिग्री लाइन से इधर आएंगे तो इधर पश्चिमी देशांतर है।
और इस 0 डिग्री रेखा के बिल्कुल विपरीत, इस 0 डिग्री रेखा के बिल्कुल विपरीत यहां पर ये जो स्थान इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है, ये 180 डिग्री देशांतर रेखा है। भले तो आप इसे 180 डिग्री पश्चिमी बोल दो, भले आप इसे 180 डिग्री पूर्वी बोल दो, दोनों एक ही रेखा है। इसलिए देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360 है, 381, 61 नहीं। ये बात हमें ध्यान रखनी है। अक्षांश हमने देखे थे, अक्षांश ऐसे थे। जब अक्षांश ऐसे थे तो अक्षांश एक पूरे वर्त का निर्माण कर रही थी। जैसे मान लो ये भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा पूरे ग्लोब के ऊपर इस प्रकार से ऐसे, तो ये पूरे वर्त का निर्माण कर रही है। लेकिन 0 डिग्री देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव से शुरू हुई है, दक्षिणी ध्रुव पे क्या होगी? समाप्त हो गई। 1 डिग्री देशांतर रेखा है, ये 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव से शुरू हुई, 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव पे जाके क्या होगी? समाप्त होगी। तो क्या ये वर्त बना रही है? ये तो वर्त नहीं बना रही, यहां से शुरू होती है, यहाँ पे खत्म हो जाती है, तो ये अर्धवर्त बनाती है, वर्त नहीं बनाती। यहां से शुरू हुई, यहां पर खत्म हो गई। या तो ऐसे होता है, यहां से शुरू होकर ऐसे घूम के वापिस यहाँ आती, तब तो वर्त बनता। ये तो यहां से शुरू हुई, यहाँ पे खत्म हो गई। लेकिन अक्षांश रेखा यहां से शुरू हुई तो पूरी घूम के यहाँ पे आके खत्म हुई, तो वो वर्त बना रही। तो एक बात हम लिखेंगे कि देशांतर रेखाएं अर्धवर्त बनाती है। देशांतर रेखाएं अर्धवर्त बनाती है, ये बात में ध्यान रखनी। देशांतर रेखाएं अर्धवर्त बनाती है। एक बात हमें और ध्यान रखनी है, इसी रेखा को देख लो आप, ये रेखा बनाई हमने, एक रेखा और बना ली यहाँ पे इस प्रकार से, एक रेखा हमने यहां बना दी इस प्रकार से, एक और बना दी यहाँ पे इस प्रकार से, एक यहां बना दी इस प्रकार से। क्या है? ये सारी की सारी देशांतर रेखाएं। इन देशांतर दो देशांतर रेखाओं के बीच में दूरी समान है क्या? सभी जगह दूरी समान है? इसमें देखो दूरी समान है क्या? यहाँ पे जितनी दूरी यहाँ है उतनी दूरी यहाँ है, इतनी दूरी यहाँ पे है। ऐसे नहीं करना, यहाँ दूरी ज्यादा है, यहाँ दूरी कम हो गई, यहाँ दूरी और कम हो गई, यहाँ दूरी और कम हो गई, और यहाँ दूरी बिल्कुल ही कम हो गई। ऊपर जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जा रहे हैं तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो रही है? कम हो रही है। क्यों हो रही है कम? क्योंकि इस ग्लोब के अंदर देख लो, यहाँ पे पृथ्वी उभरी हुई है, जैसे जैसे वो उत्तर की ओर जा रहे हैं वैसे वैसे बीच की ये जो दूरी है वो क्या हो रही है? कम हो रही है। पृथ्वी चपटी हो रही है, चपटी हो रही है, तो ये देखो यहाँ बीच की दूरी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो एक बात हम इसमें नोट करेंगे, देशांतर रेखाओं देशांतर रेखाओं के बीच में सर्वाधिक दूरी कहां होती है? भूमध्य रेखा पर। देशांतर रेखाओं के बीच में न्यूनतम दूरी कहां होगी? ध्रुवों पर। ध्रुवों पर होगी 0 किलोमीटर, क्योंकि सारी देशांतर रेखाएं कहां से निकल रही है? ध्रुव से निकल रही है। और भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा दूरी होगी दो देशांतर रेखाओं के बीच में, और ये होगी 111.32 किलोमीटर। 111.32 किलोमीटर।
मुझे पता है कुछ लोगों की बात है वो समझ में नहीं आ रही। खाना खाते हो आप लोग ना, ऐसे खाना ऐसे सामने ला के रखते हैं, फिर खाना अपने आप जाता है मुंह के अंदर, ऐसा होता है? कैसे खाया जाता है? उस रोटी को देखते रहो, वो अपने आप चली जाएगी पेट में। खाना पड़ेगा तो इधर भी दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, इधर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ही बात दिमाग में जाएगी, नहीं तो ये बात दिमाग में जाएगी नहीं। और एक और बता दूं, अधिकांश कोचिंग के अंदर ये बात आपको बताएंगे भी नहीं, इसको स्किप कर देंगे, सीधा ही शुरू करेंगे। भौतिक प्रदेश, भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ लो। भारत का सामान्य परिचय में बता दिया कि अक्षांशीय विस्तार ये है, देशांतरीय विस्तार ये है। प्रश्न आपने पुराने पेपर उठा के देखे होंगे, ये जो सारी बातें आपके सामने लिखी हुई है ये एक बात पेपर में आई हुई है। और इसके अलावा यहाँ से टाइम वाले क्वेश्चन आते हैं आपके, ये बताइए कि इंग्लैंड के अंदर रात के 12 बजे, तो बताओ उस समय भारत में क्या टाइम है, ऐसे प्रश्न आते हैं। वो प्रश्न कहाँ से होंगे? वो प्रश्न इन देशांतर रेखाओं से होंगे जो मैं आपको अभी कराऊंगा। और एक प्रश्न संभावना रहती है कि एक प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाएगा ऐसा। तो ये यहाँ तक वाली बात अगर समझ में नहीं आई है तो मैं रिपीट कर सकता हूँ। कोई बात जो आपके समझ में नहीं आई है वापस बतानी है, कोई बात क्या? रिपीट कर दे एक बार। देशांतर लंबवत होते हैं ग्लोब के ऊपर, काल्पनिक रेखा है, समान दूरी के अंतराल पर खींची जाती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा का निर्धारण है वो 22 अक्टूबर 1884 को वाशिंगटन डीसी के अंदर एक बैठक हुई थी। उस बैठक के अंदर इंग्लैंड के अंदर जो लंदन शहर है उसी के अंदर ग्रीनविच रॉयल प्रयोगशाला या खगोलशाला है, वहां से इस रेखा का निर्धारण किया गया था। कोई भी देशांतर रेखा है वो पूरा वर्त नहीं बनाती, उत्तरी ध्रुव से शुरू होती है तो दक्षिणी ध्रुव पे क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। लेकिन जितने भी देशांतर है सारे रेखा के रूप में, बिंदु के रूप में कोई नहीं। सबसे ज्यादा दूरी है 2 देशांतर रेखाओं के बीच में, वो भूमध्य रेखा पर है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी उभरी हुई है और जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं पृथ्वी चपटी होती जाती है, तो ध्रुवों की ओर दूरी कम होती जाती है। और दोनों ध्रुवों पर दूरी कितनी है? 0 किलोमीटर। और भूमध्य रेखा पर 2 देशांतर, कोई भी 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है? 111.32 किलोमीटर। ये बात हमें याद है। अब इसमें अगली बात करते हैं कि जैसे ये 2 देशांतर रेखा है, इन 2 देशांतर रेखाओं के बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा? इन 2 देशांतर रेखाओं के बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा? या इन 2 देशांतर रेखाओं के बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा? अगर ऐसा अक्षांशों के बीच का क्षेत्र होता तो वो क्षेत्र क्या कहलाता? कटिबंध, जोन या बेल्ट। कल 3 नाम लिखे थे हमने, कटिबंध, जोन या बेल्ट। वैसे ही 2 देशांतर रेखाओं के बीच का क्षेत्र कहलाता है गोर। 2 देशांतर रेखाओं के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? गोर कहलाता है। तो ये बात हमें नोट करनी, लिख लेते हैं हम कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच का क्षेत्र, 2 देशांतर रेखाओं के बीच का क्षेत्र गोर कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में हम बना लेते हैं कि जैसे ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र तो कहलाता है कटिबंध। ऐसा पूछ सकता है आपसे, आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, ऐसा डायग्राम दे दे आपको, बताओ कि ये क्या है? तो ये 2 देशांतर रेखाओं के बीच का क्षेत्र है, इसे क्या बोलते हैं? गोर बोलते हैं। और तीसरा डायग्राम हम बनाते हैं, इसमें ये तो क्षेत्र है 2 अक्षांश रेखाओं के बीच का, जिसे तो क्या बोलते हैं? कटिबंध बोलते हैं। और ये जो क्षेत्र है ये 2 देशांतर रेखाओं के बीच का क्षेत्र है, इसे क्या बोलते हैं? गोर बोलते हैं। और अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच में जो क्षेत्र, जो जाल बनता है, इसे क्या बोलते हैं?
इसे बोलते हैं ग्रिड। इसे क्या कहा जाता है? इसे ग्रिड कहा जाता है। तो एक बात हम और नोट कर लेते हैं। अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड कहते हैं। अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं। भूग्रिड भी बोल देते हैं इसे। पृथ्वी घूमती है क्या? किधर घूमती है पृथ्वी? किधर घूमती है? देखा है आप लोगों ने? एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। एंटी क्लॉकवाइज तो ऐसे हो गया कि ये घड़ी है और ये घड़ी इधर जाने की बजाय इधर जाए, ऐसे घूमती है। देखो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी कैसे घूमती है? तो ये पृथ्वी पृथ्वी की दो गति है। एक तो पृथ्वी घूमती है अपने अक्ष पर, ऐसे ऐसे घूमती है, ठीक है। अब पृथ्वी ऐसे घूम रही है, तो ऐसे घूमने से क्या फायदा होता है? ऐसे घूमने से फायदा होता है कि सूर्य तो गति करता ही नहीं, सूर्य तो फिक्स है। पृथ्वी घूम रही है ऐसे, ऐसे घूमेगी, यानी कि ये है पश्चिम और ये है पूर्व। पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेंगी तो सूर्य भगवान तो एक ही जगह। ऐसे घूमेंगी तो पृथ्वी का कौन सा भाग पहले आएगा सूर्य के सामने? पश्चिम वाला या पूर्व वाला? ऐसे घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, तो पूर्व वाला भाग पहले सामने आएगा, तो सूर्योदय किधर होगा? पूर्व में होगा। अगर ये पृथ्वी इधर घूमती, उल्टा घुमा देते, तो सूर्योदय किधर से होता? पश्चिम से होता। तो प्रश्न एक ये भी बनता है कि सूर्य उदय हमेशा पूर्व से ही क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो पूर्व वाला भाग सूर्य के सामने पहले आता है, इसलिए सूर्योदय पहले होता है। ठीक है। दूसरी बात, चलो ये लिख लो अगर याद नहीं रहती तो। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। घूर्णन का एक नाम मिलता है परिक्रमण। परिक्रमण नहीं मिलता, क्या नाम मिलता है? परिभ्रमण। परिक्रमण होता है परिक्रमा लगाना। परिक्रमा ऐसे घूम रही है, तो किसकी परिक्रमा लगा रही है? तो अपने स्थान पे घूम रही है, घूर्णन कर रही है, ठीक है। तो यहां तक हम ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। आज वाली क्लास की कोई बात जो समझ में नहीं आई हो सकते हो सामने यहाँ पे शर्म आ रही है तो कोई बात नहीं, क्लास के बाद भी पूछ लेना। लेकिन पूछ लेना ताकि समझ में आ जाए बात, बार बार नहीं पढ़ना पड़े।